इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में सानेह सफूरा के 8 मुल्जिमान का नाम भी शामिल कर लिया गया। सानेह सफूरा के मफरूर दहशतगर्दों के सरों की भारी कीमत तो लगा दी गई, लेकिन इस हमले के गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले वकला को फीस देने के लिए हुकूमत की जेब खाली है। कराची के 1250 सिक्योरिटी कैमरों की आंख किसी भी वक्त बंद हो सकती है। हुकूमत ने अपनी आंखें ना खोली तो अमन अमान की सूरत हाल खतरे में पड़ सकती है। इन्हें 122 के वोट ट्रांसफर करने के सबूत तहरीक इंसाफ अपनी ही बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पेश करेगी। बात ना बनी तो बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी आवाज उठाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि उसने सबूत जमा कर लिए हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ 2 साल बाद फिर अमरीकी दौरे पर पहुंच रहे हैं। 2 सालों में पाकिस्तान और वजीर आजम दोनों बहुत बदल चुके हैं। डू मोर का अमरीकी मुतालबा अहमियत इख्तियार खो चुका है। अमरीकी जौहरी प्रोग्राम पर दबाव बढ़ रहा है। नवाज शरीफ को भरपूर एतमाद का मुजाहरा करना होगा। भारतीय जारियत के तोड़ के लिए छोटे एटमी हथियार बना लिए हैं। एटमी प्रोग्राम पर दबाव पर पाकिस्तान ने खामोशी तोड़ दी। खेल, सियासत और सकाफत, भारत हर मैदान में पाकिस्तान का सामना करने से भाग रहा है। इंतहा पसंदों का जोर बढ़ रहा है। वजीर आजम मोदी की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज आज की अहम और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की तफसीलात पर मबनी रेड बुक जारी कर दी है और यह रेड बुक का 7वां एडिशन है। इससे पहले 6 एडिशन आ चुके हैं जिसमें इन दहशतगर्दों की तफसीलात दर्ज होती हैं। रेड बुक के 7वें एडिशन में सानेह सफूरा में मुलव्विस 8 मफरूर मुल्जिमान के नाम भी शामिल हैं। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने इन दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए फीकस इनाम भी मुकर्रर कर दिया है। रेड बुक के बारे में आपको बताते चलें कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से हर साल दहशतगर्दी में मुलव्विस खतरनाक दहशतगर्दों की फहरिस्त जारी की जाती है। रेड बुक में फिरका वाराना कार्रवाइयों में मुलव्विस दहशतगर्दों के नाम भी शामिल होते हैं, जिसमें उनके नाम, हुलिये, रिहायशी पता, जिस्मानी साख्त, मजहबी और सियासी वाबस्तगी, तालीम, जाहिरी शनाख्त और सबसे बढ़कर उन दहशतगर्दों की तस्वीर भी इस रेड बुक में इन दहशतगर्दों के प्रोफाइल पेज पर आविजा होती है, ताकि इनकी ना सिर्फ शनाख्त हो सके, इनके ऊपर जो इनाम रखा गया है वो अवाम को पता चल सके और इन्हें पकड़ने में अवाम मदद कर सके। रेड बुक के 7वें एडिशन में दहशतगर्दी में मुलव्विस कई और अहम नाम भी शामिल किए गए हैं और शायद आपको ये जानकर हैरत ना हो कि इसमें सानेह सफूरा में मुलव्विस 8 मफरूर दहशतगर्दों को भी शामिल किया गया है और उनके सर की कीमत भी रखी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदा खुसूसी सैयद आरफीन से जानते हैं। आरफीन, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा इस नई रेड बुक में कितने नाम शामिल हैं और इनमें कौन कौन अहम दहशतगर्द हैं? शाहजेब, CTD की जानिब से जो 7वां एडिशन रेड बुक का शाया किया गया है, ये 2 साल के वक्फे के बाद इस वक्त जारी किया गया है। मजमूई तौर पर इस रेड बुक में 92 नाम शामिल हैं और 2 हिस्सों में तकसीम है। पहले हिस्से में 67 दहशतगर्दों के नाम कम अज़ कम इसमें शामिल हैं, जबकि दूसरे में 27 दहशतगर्दों के नाम, 22 दहशतगर्दों के इसमें 25 दहशतगर्दों के इसमें नाम शामिल हैं। जो इस रेड बुक के अंदर पहला नाम है वो मतीउर रहमान अब्दुल समद का है, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसकी मजहबी वाबस्तगी जो है वो कलदम लश्कर झंवी, कलदम हरकतुल जिहादुल इस्लामी और कलदम अलकायदा बर्र सग़ीर से है, जो कि और ये मतीउर रहमान की जो सर की कीमत है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। इस मफरूर दहशतगर्द पे जो इल्ज़ामात है उसके मुताबिक ये दहशतगर्द जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर मुख्तलिफ हमलों में मुलव्विस रहा है और इस वक्त अफगानिस्तान या पाकिस्तान के किसी कबायली इलाके में मुक़ीम है। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त कलदम लश्कर झंवी पाकिस्तान जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक हिस्से को अताउर रहमान उर्फ नईम बुखारी, जबकि दूसरे हिस्से को रिजवान उर्फ आसिफ छोटू लीड कर रहा है। इस रेड बुक के मुताबिक आसिफ
इस वक्त अताउर रहमान उर्फ नईम बुखारी पे 50 लाख रुपए उसकी सर की कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि तीसरे नंबर पे जो नाम है वो रिजवान उर्फ आसिफ छोटू का है, उस पर 25 लाख रुपए उसके सर की कीमत मुकर्रर की गई। इसके अलावा कलअदम सिपाही मोहम्मद पाकिस्तान लोगों के ऊपर भी उनके जो लोग हैं उनके पर भी उनकी हेड मनी मुकर्रर की गई। इसके मुताबिक रज़ा इमाम, मौलाना ज़ुल्क़रनैन हैदर और इसके अलावा सैयद मुहिब अली पर 10-10 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया है उनकी गिरफ़्तारी पे। इसके अलावा जो कराची में एक अहम जो मुख्तलिफ पुलिस वालों को मारने का जो सिलसिला जारी है, उनकी टारगेट किलिंग में जो शख्स इन्वॉल्व है उसका नाम सामने आया है शाहदुल्ला, उसके नाम भी इस रेड बुक के अंदर शामिल है। ठीक है, मुझे आरफीन साथ में ये बता दें, सानह सफूरा ज़ाहिर रिसेंट वाकया है, उसमें कुछ दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, बहुत सारे दहशतगर्द मफरूर भी हैं। कौन से दहशतगर्दों के नाम इस रेड बुक में, इस 7वें एडिशन में शामिल किए गए हैं? मजमूई तौर पर इस रेड बुक में 8 नाम शामिल किए गए थे, जो कि अभी तक अब से कुछ देर पहले मेरे पास मालूमात हासिल हुई हैं, उसके मुताबिक 10 नाम शामिल हो चुके हैं। इस रेड बुक के अंदर जो सानह सफूरा का मास्टरमाइंड है अब्दुल्ला यूसुफ उर्फ अब्दुल अजीज़, जो कि इस वक्त शाम में मुकीम है, उसका नाम शामिल है। इसके अलावा जो अली रहमान उर्फ टोना, ये बहुत ही अहम शख्सियत है। ये वही आदमी है जो साद अजीज़ ने बहलाया और साद अजीज़ को एक IPA स्टूडेंट था, उसको बहला के और उसको दहशतगर्दी की तरफ उसको राग़िब किया। इसके अलावा कुछ कोड नेम्स के साथ लिखे हुए, क्योंकि उनके जो असल नाम है वो अब तक नहीं मालूम हो सके हैं। जो कोड नेम है उनके मुताबिक तैयब एक कोड नेम है, इसके अलावा एक मिस्त्री पठान है, इसके अलावा शर्मिला पठान है, इसके अलावा मोहम्मद महमूद नाम का एक है। जो दोनों इन 8 लोगों के बारे में पता चला है कि इनकी सर की कीमत अब से 2 दिन कबल ये जारी हो चुकी थी रेड बुक, उसके बाद अब से 2 दिन कबल हमारी इतलात के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर किया गया है और हर एक की गिरफ्तारी पर 25-25 लाख रुपए मुकर्रर किए गए। जो 2 मजीद नाम शामिल किए गए जो हमारे अब से कुछ देर पहले हमें मालूम हुआ है, उसके मुताबिक एक नाम पठान नंबर 1 का शामिल किया गया है, जो कि कोड नेम था, और ये ताहिर मिनासी जो सानह सफूरा को करने वालों का जो सख्त सरगना था ग्राउंड पे, उसकी जो JIT उसके अंदर लिखा हुआ है। जबकि दूसरा नाम जो है वो हाफिज मोहम्मद उमर उर्फ जवाद उर्फ हैदर अब्बास का नाम शामिल है। ये भी इस सानह आरफीन बहुत शुक्रिया, आरफीन बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आरफीन ने बताया कि सानह सफूरा में मुलविस मजीद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए फीकस इनाम भी मुकर्रर किया जा चुका है। इसके अलावा 13 मई को जिस वक्त सानह सफूरा हुआ, हुकूमत की जानिब से इस वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर किया गया था। मगर जो बात अब हम आपको बताने वाले हैं वो इंतहाई मायूस कुन है। अगर इतने बड़े बड़े इनाम इन दहशतगर्दों पर रखे गए हों तो शायद आप ये समझते हो कि जब ये दहशतगर्द गिरफ्तार होते होंगे तो इनकी जबरदस्त किस्म की प्रोसिक्यूशन के लिए हुकूमत जबरदस्त वकील करेगी, जबरदस्त तरीके से प्रोसिक्यूट करेगी ताकि इनको सजाएं हों, ये मुआशरे में वापस आकर इस किस्म के जराइम ना कर सकें। मगर इस इंतहाई अहम मुकदमे के दोनों वकला की फीस की मद में बेहद कम रकम मुकर्रर की गई। इन अहम वकला को सिक्योरिटी भी नहीं मुहैया की गई और ये इसके बावजूद नहीं की गई कि सानह सफूरा से में मुलविस 2 जो दहशतगर्द हैं वो अभी भी किलिंग कर रहे हैं। उन लोगों की गई जो कि इस में गवाह बन सकते थे, चाहे वो सबीन महमूद के ड्राइवर हो या फिर एक पुलिस एहलकार हो जो इस अहम केस में अहम किरदार अदा कर सकते थे। उन दोनों की टारगेट किलिंग की गई, उन दोनों को मारा गया। उसके बावजूद जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो वकील हैं, वो आज ये कहकर इस केस से पीछे हो गए कि हुकूमत ना तो हमें मुनासिब पैसे दे रही है, ना ही हमारी सिक्योरिटी का जो वादा हुकूमत की तरफ से किया गया था वो वादा पूरा कर रही है। इस मुकदमे के लिए 19 अगस्त को IG सिंध की जानिब से महकमा दाखिला को मोहम्मद खान बरड़ो और मुबशिर मिर्जा को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने के लिए सिफारिश की गई थी और अब इन दोनों प्रोसिक्यूटर्स ने 2 माह बाद इस केस को आगे चलाने से मुआजरत कर ली है। इस वक्त में मुआजरत कर ली है जब टेररिज्म में मुलविस और टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हों और इतने बड़े बड़े नाम हों जो बड़े बड़े वकील करने की सलाहियत रखते हों, उसमें अगर हुकूमत की तरफ से वकला को पैसे नहीं दिए जाएंगे, सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, ऐसे वक्त में कि जब उन्हें टारगेट भी किया जाता हो तो मामला किस तरफ जाएगा। ये दोनों वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद खान बरड़ो और मुबशिर मिर्जा। उनसे पूछते हैं ये मामला क्या हुआ कि इतने बड़े केस में, सानह सफूरा के केस में, जिसमें हुकूमत इतने बड़े बड़े इनाम रख रही है और इतना इंटरनेशनल लेवल का ये वाकया है, पाकिस्तान में ये वाकया हुआ, इन दोनों ने केस क्यों छोड़ दिया, उनसे ज़रा पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मोहम्मद खान साहब आप बताइएगा मामला क्या है, आपकी फीस का, आपकी सिक्योरिटी का। हम ये तवक्को करते हैं कि जितना अहम ये केस है और कराची में या पाकिस्तान में
वुकला को लेकर, प्रोसिक्यूटर्स को लेकर और जो शवाहिद देने वाले होते हैं, शहादत देने वाले होते हैं, उनको लेकर पहले ही बड़े खतरात होते हैं, उन्हें टारगेट किया जाता है। आपका क्या मामला इस हाई प्रोफाइल केस में कि आपने केस छोड़ दिया? ये बात वाज़ेह है कि अफवाज पाकिस्तान जिस तरह दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है, यहाँ हुकूमत भी जो है उसमें संजीदा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए उनके जो है इक़दामात को नाकाम करने की साजिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब हमें ये मालूम हुआ कि हमारी फीस, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ नहीं किया गया, हमारी रिहाइश के हवाले से कुछ नहीं किया गया, और आज हमें बड़ा सदमा हुआ जब ये पता चला कि हमारे लिए उन्होंने 1.5 लाख फी प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है। लिहाजा हमने ये समझा कि खुदकुशी करने से बेहतर है कि हम इसमें से अलग हो जाएं। वैसे मैं ज़ाहिर मुबशिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी पूछता हूं। आपने कहा कि खुदकुशी से बेहतर है कि इस मुकदमे से अलग हो जाएं। अफसोस की बात है कि हुकूमत की तरफ से आप कह रहे हैं जो वादे किए गए थे नहीं पूरे किए गए। मुबशिर साहब आप बताइएगा, आप हुकूमत की तरफ से हैं, जो दूसरी तरफ से वो वकील आते हैं, क्या उन्हें बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते हैं इन मुकला के मुकाबले में जो कि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन अहम दहशतगर्दी के वाकयात में, जहां खतरा भी हो, सारे मामलात हों, ऐसे वक्त में जब अच्छी प्रोसिक्यूशन के लिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि एपेक्स कमेटी में यह बात भी उठाई गई थी गालिबन डीजी रेंजर साहब की तरफ से? देखिए, जो हमारे सामने आते हैं उनको तो बहुत पैसा मिलता है, वो उनके पास वसाइल ज़्यादा होते हैं, उनकी असिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, उनकी पूरी टीम होती है, उसके अलावा उनको तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं, उनकी लाइब्रेरीज होती हैं, उनके हेल्प करने वाले लोग होते हैं, उनके रिसर्च करने वाले अलग लोग होते हैं, और बेतहाशा वसाइल होता है, ट्रांसपोर्टेशन उनको मिलती है। जबकि जो गवर्नमेंट साइड की तरफ से जो लोग एंगेज होते हैं वो अगर तो गवर्नमेंट ने उनको स्पेसिफिक केस के लिए अपॉइंट किया तो अपने उनको फीस मिलेगी तो वो कुछ मैनेज करेंगे या उसमें इंटरेस्ट लेंगे। हमारा इल्मिया ये है कि जो इन्होंने रेगुलर प्रोसिक्यूटर्स रखे हुए हैं उनके पास तो ना ऑफिस है, ना उनके पास लाइब्रेरी है, ना उनके पास कोई टॉयलेट है, ना उनके पास बेसिक नेसेसिटीज की कोई चीज नहीं है। अच्छा, मुझे बेचारा जो ना हालात में काम करता है। मोहम्मद खान साहब, मुझे ये बताइएगा, फिर आपने आज सुबह ये मामला हुआ और आप इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं, केस इतना हाई प्रोफाइल हो, मैं तवक्को कर रहा हूं कि हुकूमत ने आपसे राब्ता किया होगा, क्योंकि इस अहम इशू पर बात करने के लिए जब हमने हुकूमत सिंध के से राब्ता किया, लॉ मिनिस्टर साहब को हम चाहते थे शो में आए और इस पर बात करें, तो वो नहीं आए, माजरत की उन्होंने, उनकी तरफ से नहीं आए हैं। वो आपसे राब्ता किया गया है कि भाई ये केस मत छोड़ो, बड़ा हाई प्रोफाइल है, लोकली इंटरनेशनली पाकिस्तान की बदनामी होती है, इस केस को जारी रखो, क्या आपसे राब्ता किया गया? बात यह है कि हमें सिंध हुकूमत पे तो कोई शक नहीं है कि सिंध हुकूमत इसमें संजीदा नहीं है। बात यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में जो चंद अनासर हैं और ख़ुसूसन जो है लॉ डिपार्टमेंट में, वो उन्होंने हर्डल्स क्रिएट की हैं। गवर्नमेंट ने ताल हमसे कोई राब्ता तो नहीं किया और हमने इस केस से अलहदगी का फैसला बड़े दुख के साथ किया है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि इस मुल्क से दहशतगर्दी का माहौल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अफसोस का मकाम है, हम उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत इन तमाम केसेस की बड़े अच्छे तरीके से पैरवी करे। अगर एक तो दहशतगर्द गिरफ्तार हो रहे हैं, प्रोसिक्यूशन का मामला है, उन्हें सही तरीके से प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे और दहशतगर्दों को सज़ा नहीं मिलेगी, तो फिर दहशतगर्दी जो है वो जड़ से कैसे उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कराची के हवाले से एक और अहम खबर का। हम आपको जो खबर सुनाने जा रहे हैं, मुहर्रम आ रहा है और आपने शायद सोचा होगा कि कराची में ज़बरदस्त किस्म के इंतजामात हैं और ये इंतजामात मुहर्रम में आपको नजर आएंगे, मगर कराची में जारी ऑपरेशन मुतासिर हो सकता है, किसी भी वक्त मुतासिर हो सकता है और दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है। मामला इतने ज़्यादा संगीन हैं और इसकी वजह यह नहीं है कि जराइम पेशा अफराद मुतहर्रिक हो रहे हैं, बल्कि इसकी वजह इन जराइम पेशा अनासिर पर नजर रखने वाले वो कैमरे हैं जो काम करना किसी भी वक्त बंद कर सकते हैं। कराची में पहले ही कोई जबरदस्त किस्म का मॉनिटरिंग का निजाम नहीं है। कराची में हम पहले भी आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम में बता चुके हैं कि कराची जैसे बड़े शहर को मॉनिटरिंग करने के लिए कोई पहले ही इंतहाई अच्छा इंतजाम नहीं है, मगर अब जो खबर हम आपको दे रहे हैं कि कराची में जो रहे सहे कैमरे हैं भी, उनमें से 70% सिक्योरिटी कैमरे एक निजी कंपनी GCS के लगाए हुए हैं, लेकिन इस कंपनी को सितंबर 2014 से जुलाई 2015 तक 12 करोड़ रुपए और 12,70,000 अदा नहीं किए गए हैं और शहर की निगरानी के लिए 1250 से जायद कैमरे नस्ब हैं। खुफिया कैमरे कानून नाफिज करने वाले इदारों को जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुआवनत फराहम करते हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना है, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से यह महीना बहुत हसास है। इसी हफ्ते
8, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूस भी निकलेंगे, लेकिन सिक्योरिटी कैमरों की आंख किसी भी वक्त बंद हो सकती है। और जाहिर है ये हम हुकूमत को इसीलिए बता रहे हैं कि अभी ये सिक्योरिटी कैमरे बंद नहीं हुए, लेकिन किसी भी वक्त बंद हो सकते हैं। आखिर ये मामला क्या है और इसके कराची ऑपरेशन पर क्या असरात हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे जियो न्यूज़ सुलेमान सादा। सुलेमान, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा और कि दरअसल क्या है, अदायगी क्यों नहीं की गई और हुकूमत की तरफ से अब तक क्या पेशरफ्त की गई है? जी शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि एक निजी कंपनी है जो कि सर्वेलेंस का काम सरअंजाम देती है। 1200 से ज़ायद ये सीसीटीवी कैमरे हैं, खुफिया कैमरे हैं, हसास मुकामात पर हैं, अहम शाहराहों पर हैं, सड़कों पर हैं। अगर रशीद गोडेल जो कि एमकेएम के रहनुमा थे उन पर कातलाना हमला हुआ तो सीसीटीवी फुटेज इसी मॉनिटरिंग सेल से आती है और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बहुत मुआवनत मिली। अगर उलमाए दीन पर शार फैसल पर हमला होता है तो वो सीसीटीवी फुटेज की मुआवनत हासिल की जाती है, या कानून नाफिज करने वाले इदारों पर अगर कोई हमले होते हैं तो यही सीसीटीवी कैमरे हैं जो कि मुआवनत फराहम करते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को। लेकिन 12 करोड़ 12 लाख 70 हज़ार रुपए की छोटी सी रकम है अगर केएमसी के तनाजुर में देखा जाए, जिसका बजट अरबों रुपए का है, करोड़ों रुपए की रिकवरी है। एनुअल डेवलपमेंट फंड की मद में क्वार्टरली 60 करोड़ रुपए मिलते हैं, 2 क्वार्टर्स मिल चुके हैं, 120 करोड़ रुपए की रकम अदा की जा चुकी है, लेकिन 12 करोड़ रुपए की रकम नहीं दी जा रही। और ये मामला अभी इस नहज पर पहुंच चुका है। जो निजी कंपनी काम कर रही है उनका ये कहना है कि 140 से जायद उनके मुलाजमीन हैं जो 3 शिफ्टों में काम करते हैं, और जो कैमराज यहाँ पर नस्ब किए गए हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उन्हें मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन चूंकि उन्हें पैसे नहीं दिए गए इस मद में, तो वो अब मजबूर हो गए हैं कि वो अपना काम बंद कर दें, वो अपना शटडाउन कॉल दे दें, क्योंकि अब वो अपनी जेब से और ज़्यादा पैसे अदा नहीं कर सकते। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को, एडिशनल सेक्रेटरी होम को और IG सिंध को भी ख़त लिखा है गुज़िश्ता माह, और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि जो कैमरे हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों, हसास इदारों को मुआवनत फराहम करते हैं जब वो मॉनिटरिंग करते हैं। अब चूंकि मुहर्रमुल हराम का महीना है, 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम का जो पोजीशन होता है, जो मुहर्रमुल हराम के जुलूस होते हैं, गुजरगाहें होती हैं, उन गुजरगाहों पर इन्हीं जो कैमराज हैं उससे मॉनिटर किया जाता है। ना सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे उस रोज़ सिविक सेंटर में मौजूद होते हैं, बल्कि हसास इदारों के अफसरान भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए ये कैमरे बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में जब भी कोई मशकूक एक्टिविटी हुई है तो इन्हीं कैमरों की मदद से उन सुलेमान, बहुत शुक्रिया। सुलेमान, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस मामले के, क्योंकि कराची ऑपरेशन एक तो महीना बड़ा हसास है, इस महीने के कुछ दिन बहुत ज़्यादा हसास हैं, जुलूस निकलेंगे, और इसके अलावा भी कराची में हसासियत रहती ही है क्योंकि कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र होगा, अगर लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी की तरह सबूत नहीं देगी तो N122 के सबूत मिल गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावेदार है कि सबूत मिल गए हैं, और इतने सबूत मिल गए हैं वोट ट्रांसफर करने के, जो कि अलीम खान और अयाज सादिक के दरमियान जो मार्जिन है तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार वोटों का विक्ट्री का, उससे ज्यादा वोट ट्रांसफर किए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है। चौधरी सरवर साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। प्रोग्राम में हम उन्हें लेंगे और उनसे पूछेंगे कि इन दावों की वजह क्या है, क्या सबूत इस वक्त उनके पास है। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि हमने एक हफ्ते में सबूत इकट्ठे करने का कहा था कि N122 में वोट ट्रांसफर हुए, सबूत जमा हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, और इतने जमा हो गए हैं कि जितने मार्जिन से अयाज सादिक साहब ने अलीम खान साहब को हराया उससे ज्यादा वोट ट्रांसफर किए गए थे। किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस धांधली को साबित करेगी? चौधरी सरवर साहब जिन्होंने ये दावा किया था इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सर ये बताइएगा, 11 को इलेक्शन हुए, एक हफ्ते का आपने कहा था, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि एक NIC लेकर अभी तक नहीं आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जी ये वोट ट्रांसफर हो गया था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मौकफ है, आपने वाकई सबूत जमा कर लिए नहीं कर लिए सर? हमने अपने तौर पर 2013 का रजिस्टर जो है और 2015 का रजिस्टर जो है उसमें से खुद मेहनत करके चीज़ों को निकाला है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको हल्का 122 से बाहर मुंतकिल किया गया है, और कौन से वो वोटर्स हैं जिनको बाहर के हलकों से 122 में लाया गया है। परसों मैं ये सारे जो सबूत हैं वो अपने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के सामने रखूंगा,
और उसके बाद पहली फुर्सत में मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उनसे मीटिंग करूंगा और मैं उनको जो भी मेरे पास सबूत होंगे खुद पर्सनली जाके उनके सामने पेश करूंगा। मतलब ये इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है कि आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, जाहिर है हुकूमती नहीं है, नून लीग, उसमें आपने नहीं बुलाई। जब आपकी तरफ से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, आप बड़े कन्विंस्ड हैं कि आपके पास जबरदस्त सबूत हैं। लास्ट टाइम आपसे बात हुई, आपने कहा था दर्जनों हैं, अब कितने हैं? इतने हैं कि इलेक्शन पर असरअंदाज हुए हो? उस दिन जो मेरे पास कंप्लेंट्स थी वो दर्जनों में थी और मैंने सोचा कि शायद, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसमें मेरे पास कंक्रीट एविडेंस जो है वो ना हो। अब जबकि मैंने पिछले 7 दिन में तहकीक की है और तमाम दोस्त जो हैं खुद ब खुद ये वोटर्स जो हैं हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो लोग बाहर हल्के से फेंके गए हैं और जिनको हल्के में वापस लाया गया है, वो तादाद अब दर्जनों में नहीं है, सैकड़ों में नहीं है, वो हजारों में है। मतलब आप कह रहे हैं दर्जनों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, हजारों में है। दोनों के दरमियान वोट का फर्क भी हजारों में था। अब ये एस्टैब्लिश आप कैसे करेंगे कि ये अलीम खान के खिलाफ, अयाज सादिक के फेवर में हुआ, और एक ऐसी सूरत में जब इलेक्शन कमीशन बाकायदा कह रहा है कि वोट सिर्फ उस सूरत में ट्रांसफर होता है अगर कोई खुद रिटन अपील करे कि और अप्लाई करे कि जी मेरा वोट ट्रांसफर कर दें, और फिर इसका सबूत भी दे कि या तो उसने किसी और जगह घर खरीदा है या किराए पर लिया है, सबूत दे, फिर वोट ट्रांसफर होता है और अपनी रिक्वेस्ट पर होता है कि कोई बंदा खुद दरख्वास्त करे। इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है। जो मैं इल्जामात लगा रहा हूं कि लोगों के वोट उनकी मर्जी के बगैर, फार्म ABC भरने के बगैर हल्के से बाहर मुंतकिल किए गए हैं, अगर मैं इन इल्जामात को प्रूव ना कर सकूं, साबित ना कर सकूं, तो मैं सियासत को हमेशा के लिए खैरबाद कह दूंगा। मैं ये इल्जामात इलेक्शन वाले दिन भी लगा सकता था जब दर्जनों लोग मेरे पास आए थे, लेकिन अब दर्जनों से बात बढ़कर सैकड़ों में, और अगर बाहर आने वाले वोट भी अंदर जो है शामिल कर लिए जाएं तो ये फिगर हजारों में चली जाती है। तो ये बहुत सीरियस इशू है, सीरियस एलिगेशन है। तो क्यों नहीं हुकूमत अदालती कमीशन बनाने का ऐलान करती कि भाई जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं, अगर नहीं हुआ है तो वो भी साबित हो जाएगा। इसलिए कि ये तो ऐसी कोई खुफिया चीज नहीं है। निचोई साहब, आप अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं, पिछला जो अदालती कमीशन है उसका नतीजा आ गया। खान साहब ने कहा था कबूल करूंगा, अभी पिछले दिन इंटरव्यू में कह दिया है कि वो नजरिया जरूरत उस अदालती कमीशन ने अप्लाई किया था। हालांकि शुरू में उनका जो कंक्लूजन था, जो नतीजा था, वो एक्सेप्ट किया था इमरान खान साहब ने। मुझे ये बता दें, आप इंटरनेशनल फोरम्स का भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं ऑल पार्टीज जो अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस है उसमें उठाएंगे। इंटरनेशनल फोरम्स पर UN के हवाले से एक पूरा एडिटोरियल छप गया आपके ऊपर, आपने ट्वीट किया कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। EU में आप कह रहे हैं कि अपना मामला उठाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि मैं सबसे पहले ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, उसके बाद मैं सारे अपने सबूत जो है वो लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाऊंगा। और मैंने एक बात बार बार कही है कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की ज़ात पे एतमाद करता हूं। मैं बिलीव करता हूं कि वो मुझे और मेरी पार्टी को इंसाफ देंगे। मैं चौधरी निसार अली खान पे भी एतमाद करता हूं और मुझे ये भी पूरा यकीन है कि जो कुछ भी हरकत ये हुई है इलेक्शन कमीशन नादरा में, मुझे इस बात पे मेरी तवक्का है, क्योंकि मैं समझता हूं वो क्रेडिबल है, कि ये बात उनके नोटिस में नहीं होगी। अगर उनके नोटिस में होती तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा जुर्म जो है वो कभी इलेक्शन कमीशन को और नादरा को ना करने देते। तो मैं तो अदारों पे अब भी पाकिस्तान के एतमाद करता हूं। मैं समझता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चौधरी निसार अली खान, जब हम उनको ये प्रूफ प्रोवाइड करेंगे तो इस पर वो एक्शन लेंगे। मतलब अगर इतना एतमाद है तो फिर बैनुल अक़वामी बरादरी में इस इशू को रेज करने का क्यों कह रहे हैं आप? जो पाकिस्तान में होता है, आपका क्या ख्याल है कि जो हल्का 122 में हुआ है, ये नहीं पता बाहर की दुनिया को? यकीनन जब ये हम बात आएंगे और आपके अखबारों में ये बात आएगी तो सारी दुनिया में ये बात पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? तो नहीं, तो आपने कहा कि यूरोपीय यूनियन में भी आप ये मामला रेज करेंगे, आपकी तरफ से जो बात जो कोर्ट हुई है, तो अगर आप यूरोपीय यूनियन में उठाएंगे, और सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हक भी है आपका कि आप जहां जिस फोरम पे चाहें वो मामला उठाएं,
तो यूरोपीय यूनियन में उठाने से पहले अपनी पार्टी का ये मौकफ आप दुरुस्त करेंगे? क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने कहा था, उनके ऑब्जर्वर्स ने कहा था कि 2013 के इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के सबसे शफाफ इंतखाबात थे, और आपकी पार्टी कहती है 2013 के इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा धांधलीशुदा इंतखाबात थे। तो NA-122 का केस जब EU के पास लेके जाएंगे तो उससे पहले 2013 के बारे में EU का जो ऑब्जर्वेशन है उसे एक्सेप्ट करेंगे आप? अगर इंसाफ के दरवाजे हर तरफ से बंद हो जाएंगे तो फिर तो जो भी दरवाजा हम इंसाफ के लिए खटखटाना है खटखटाएं। देखें, ये कोई इजी मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा परेशान हूं कि मीडिया को, अगर यही हरकत किसी ने बरतानिया में की होती, यूरोप में हुई होती, अमेरिका में हुई होती, तो मुल्क के तमाम जो कानूनी अदारे हैं वो हरकत में आए हुए होते। जो साहब देखें, अब आप कह रहे हैं कि आपको मुल्क के कुछ ऐसे क्रेडिबल इदारे हैं जिस पर आपको एतमाद है, तो उनके सामने सबूत ले जाएं। सर मैं तो कहता हूं आप सबूत लेके आइए, प्रोग्राम करते हैं उसके ऊपर। अगर आपके पास इतने कन्विंसिंग सबूत मौजूद हैं जिस पर आप कह रहे हैं कि आपके साथ धांधली हुई और इतने वोट ट्रांसफर हुए जो रिजल्ट पर असरअंदाज हो गए, मैं डॉक्यूमेंट लेके आपके पास हाजिर हो जाऊंगा और फिर मैं फैसला आप पे छोड़ दूंगा। मैं आपको भी क्रेडिबल समझता हूं। बहुत शुक्रिया। चोई साहब कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स ऐसे मौजूद हैं कि वो इतने कन्विंस्ड हैं कि अगर ये गलत साबित हो गए तो वो सियासत छोड़ देंगे, जो सियासत वो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो छोड़ देंगे। चौधरी निसार पर कहते हैं कि एतमाद है और उन्हें लगता है कि ये वोट ट्रांसफर नादरा ने उनके इल्म में लाए बगैर किए हैं। तो निसार साहब को भी नहीं पता था। कन्विंसिंग सबूत हैं, ऑपोजिशन के सामने रखेंगे और ऑपोजिशन के सामने रखने के बाद अगर इंसाफ ना मिला, इलेक्शन कमीशन से ना मिला, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर यह मामला उठाया जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मज़ीद खबरों पर बात करेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ अमेरिका के 4 रोजा दौरे पर रवाना हो चुके हैं और अमेरिकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात में अहम मौज़ूआत पर बातचीत का इम्कान है। दौरा अमेरिका के आगाज से पहले ही नए मुतालबात, नए एतराज़ात सामने आ रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों की वजह से डू मोर का अमेरिकी मुतालबा बेवजन हो गया है। पहले जब भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तान का कोई भी हेड ऑफ स्टेट हो, अमेरिका के सदर से मुलाकात होती हो या दूसरे हाई ऑफिशियल से, डू मोर का मुतालबा किया जाता था। पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज हैं उसमें दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जाता था, मगर अब खुद अमेरिका इस बात को सराह चुका है, तारीफ कर चुका है कि पाकिस्तान की फौज की तरफ से बड़ी जबरदस्त कार्रवाइयां की गई हैं। अब अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए दहशतगर्दी का नहीं, डू मोर का नहीं, बल्कि जौहरी प्रोग्राम को ज़ेरे बहस ला रहा है। मुख्तलिफ अमरीकी अखबारात में, मैगजीन्स में बहुत ज्यादा बात की गई पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर की गई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे से पहले पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को अमरीकी मीडिया में बहुत उछाला गया। यही वजह है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमेरिका पहुंचने से पहले मीडिया ब्रीफिंग में सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने वाजे किया, और पहली दफा है कि पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन ऑफिस ने यह बात की हो। और क्या बात की, मुलाहिजा कीजिए। भारत की कोल्ड स्टार्ट हिकमत अमली का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने छोटे एटमी हथियार तैयार किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा जौहरी प्रोग्राम भारत की जानिब से लाहक खतरात और भारतीय जारियत को रोकने के लिए है। पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम भारत से मुकाबले के लिए है, इस पर कोई डील या समझौता नहीं होगा। और ये अहम बात है क्योंकि आज से पहले इस किस्म की बातें नहीं की गई। क्या अमेरिका में जिस किस्म के आर्टिकल्स लिखे गए, जिस तरीके से मीडिया इस बात का प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा का ये बयान इसलिए है कि बैरूनी मीडिया को, बैरूनी दुनिया को यह पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, या फिर पाकिस्तान में जो इंटरनल ऑडियंस है, पाकिस्तान के अवाम को यह पैगाम दे रहे हैं मियाँ साहब, ताकि बाद में मुलाकात के बाद कोई ऐसा प्रोपेगेंडा ना हो जाए जिसके शदीद दबाव में हुकूमत आ जाए। कल अमेरिका रवानगी से कबल लंदन में मीडिया से बात करते हुए खुद वजीर आज़म नवाज शरीफ ने साफ अल्फाज में कहा कि अमेरिका में मुल्की मफादात का हर सूरत दिफा करेंगे, एटमी हथियारों के मामले में अपनी पोजीशन पर समझौता नहीं करेंगे। अपनी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारा एक उसमें यकीनन एक पोजीशन है जिसको हम समझते हैं कि किसी तौर के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। दूसरी अर्ज मैं ये करता हूँ कि 1999 में कौन था वज़ीर आज़म जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। एक तरफ अमरीकी मीडिया पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के मामले पर वावेला मचा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, और ये मौक़िफ़ मजबूत भी है, कुछ नया भी है। इस किस्म की बातें वजारत खारजा की तरफ से पहले नहीं की गई थी। अमेरिका में बैठकर एटमी प्रोग्राम पर पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का
ये रवैया और हुकूमती मौक़िफ़ माजी के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि हालात माजी के मुकाबले में खासे बदल गए हैं। पाकिस्तान के हालात माजी के मुकाबले में काफ़ी बदल गए हैं। अब ना तो 2 साल पुराना पाकिस्तान है, ना 2 साल पहले वाले मियाँ नवाज शरीफ हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं। 2 साल कबल 2013 में अक्टूबर ही के महीने में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर गए, तो दौरे पर बहुत सारे सवालात उठाए गए, वज़ीर आज़म पर तनकीद भी हुई, अमेरिका की तरफ से डू मोर का मुतालबा भी हुआ। बराक ओबामा से मुलाकात में मियाँ नवाज शरीफ ने एतमाद का मुजाहरा नहीं किया और इस बात की उस पर तनकीद हुई कि वो नोट्स देख देख कर बात करते रहे। एक तरफ बराक ओबामा बड़े एतमाद से बैठे थे, तो दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा सवालात हुए कि उनमें एतमाद नहीं है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, नोट्स देख कर बात कर रहे हैं। मुतालबात मनवाने के बजाय वज़ीर आज़म नए नए मुतालबात लेकर पाकिस्तान वापस लौटे थे, लेकिन अब 2 साल बाद हालात बदल चुके हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों के बाद अब पाकिस्तान की पोजीशन माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर है। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। अब अमेरिका के पास दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों के लिए डू मोर के मुतालबे में वजन नहीं रहा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दौरा अमेरिका में इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तान के अब चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। चीन तो पाकिस्तान में पहले ही से सरमायाकारी कर रहा है, अब रूस ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू कर दी है। और इस अहम दौरे में पाक अमेरिका ताल्लुकात में कोई नया मोड़ आएगा या मामलात पहले जैसे रहेंगे, इस पूरे मामले पर बात करते हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा से। हिना साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं, भारत के हवाले से नया मौक़िफ़, एटमी हथियारों के हवाले से पाकिस्तान का नया मौक़िफ़, अमेरिका में बैठकर जो सेक्रेटरी खारजा हैं उनका नया मौक़िफ़ सामने आया। आप क्या समझते हैं, इतना नया और स्ट्रांग मौक़िफ़ कि जी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, छोटे हथियार हमने बना लिए हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंटरनल ऑडियंस को मैसेज देने के लिए है, पाकिस्तान के अवाम को बताने के लिए? क्योंकि आमतौर पर इतने बड़े दौरों के बाद इस किस्म की बातें आ जाती हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि जी ये कर दिया, ये बेच आए, ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। ये लोकल ऑडियंस को पैगाम दिया या फिर इंटरनेशनल ऑडियंस को पैगाम दिया है हुकूमत ने? देखिए, आपने देखा मुनीर अकरम साहब ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर को इन वजूहात के वजह से ये दौरा ही मनसूख कर देना चाहिए, और उसमें उन्होंने न्यूक्लियर डायलॉग जो पाकिस्तान से यूएस की एक्सपेक्टेशन है या पाकिस्तान की यूएस से एक्सपेक्टेशन है उसकी भी बात की। इस वक्त एक शक व शुबहात उठा बेस्ड ऑन दैट आर्टिकल एंड आई थिंक अ फ्यू अदर वॉइसेस कि हम उनके साथ कोई ऐसा डील करने जा रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू, I don't think that is possible. I don't think any sane government will ever do that. However, ये एक मेरे ख्याल से इंटरनल मैसेजिंग भी थी और शायद एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि उनकी तरफ से यकीनन एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन करें, हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे बात करें एटसेट्रा, जो कि हम उनके साथ डायलॉग करते रहते हैं। आई थिंक वी शुड बी ट्रांसपेरेंट। पाकिस्तान हैज़ अ रिलेटिवली गुड रिकॉर्ड, रीसेंट रिकॉर्ड, ऑफ कोर्स पास्ट में नहीं लेकिन रिसेंटली हमारा एक अच्छा रिकॉर्ड है। वी शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। हमें कोई इसके ऊपर शक व शुबात नहीं होनी चाहिए। हमें ओपनली उनके साथ डिस्कशन करना चाहिए। हम अपने दौर में उनके साथ ओपनली ये डिस्कशन करते थे। तो ये इंटरनल मैसेजिंग भी है और आई थिंक थोड़ा सा एक्सटर्नल भी है कि वहाँ पे भी ये बात पता चल जाए, जो कि मैं नहीं ख्याल बताने की, इट्स मोर इंटरनल। अच्छा, मुझे ये बताएगा, कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कि जब आप वज़ीर ख़ारजा थी, 2.5 साल का टाइम गुजरा है, अमेरिका के साथ मामलात को समझती हैं आप, अफगानिस्तान के साथ मामलात को समझती हैं। टॉप 3 चीज़ें क्या होंगी? मियाँ साहब लास्ट टाइम गए, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, बड़ी तनकीद समेट कर वापस आए लोकल ऑडियंस में, इंटरनेशनली। टॉप 3 चीज़ें क्या करनी चाहिए मियाँ साहब को आपकी नज़र में? हमें चाहिए कि हम एक तो ऑब्वियसली बायलैटरल फोकस रखें और उसमें ज़रा स्पेसिफिक हो जाएं, बजाय इसके कि आप यू नो 13 वर्किंग ग्रुप वाला एक डायलॉग करें जिसमें सब कुछ एक्सटोल करने की कोशिश करें। आप स्पेसिफिक हो जाएं। हमारी अगर जियो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी कोई उनके साथ इश्यूज़ हैं, वो हमें उनके साथ खुल के डिस्कस करने चाहिए। और दूसरा शाहजेब, मेरे जहन में, मेरे लिहाज से, अगर ये लोग यूएस को अपनी लिमिटेशंस ऑफ अ रोल इन अफगानिस्तान बासर तरीके से उनके ऊपर उनको एक्सप्रेस कर सकें और उनसे अंडरस्टैंडिंग कर सकें, तो फिर हम आगे बेहतर हालात की तरफ जाएंगे। मगर आप समझती हैं कि 2 साल पहले हुआ, साफ लग रहा था डू मोर का पहले भी मुतालबा होता था, जब भी किया गया, ज़र्ब अज़ब के बाद, दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें कामयाबी के बाद पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में है। मियाँ नवाज शरीफ 2013 वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक बेहतर पोजीशन वाला प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका में है। देखें, मियाँ साहब शायद बेहतर पोजीशन में हो ना हो, पाकिस्तान यकीनन बेहतर पोजीशन में है। मियाँ साहब को एक तो बताना चाहिए कि ओवल ऑफिस में चिट्ठियाँ नहीं पढ़ी जाती
और जैसे मैंने कहा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की इनविटेशन पे आप वहाँ पे चलते नहीं जाते। ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। बेशक आप जिस तरह का भी परफॉर्म करें, आपको पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार बुलंद करने में आपका एक वज़ीर आज़म हैसियत से यू हैव टू कैरी योर सेल्फ, कैरी द वेट ऑफ द कंट्री विद यू। पाकिस्तान इसलिए बेहतर पोजीशन में है, इसलिए इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी अराइज करती है कि जो डू मोर की एक पूरी मंत्रा 10 साल से हम सुनते रहे, हमने अपने दौर में किया मलाकंड ऑपरेशन, और फिर इन्होंने ये जो ज़रब अज़ब ऑपरेशन है, इससे पाकिस्तान की ऑब्वियसली स्टैंडिंग बहुत बेहतर होती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जो हमारे इश्यूज़ हैं जिस वजह से पाकिस्तान को लान तान होती रहती है इंटरनेशनली, वो ये है कि बॉर्डर मैनेजमेंट हमें अपने बेहतरी के लिए बेहतर करनी होगी, और उस पर आई होप कोई टैंजिबल डायलॉग ये लोग कर सकें और उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकें। दूसरी तरफ बायलैटरल डायलॉग में मेरे ख्याल से इनको फोकस्ड होना चाहिए, पाकिस्तान को विद अ बेगिंग बोल इन हैंड, जी आप हमें यहाँ भी मदद कर दें, वहाँ भी मदद कर दें, ये भी हमारे लिए कर दें, ये अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। और हमें एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान और आपको एज मीडिया ऑफ पाकिस्तान इस पूरे ट्रिप का को इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि जी क्या लिया, क्या लेकर आए, डिड ही सेल हिमसेल्फ शॉर्ट। यू नो, मुल्क का वकार, मुल्क की जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फ्यू पेनीज, फ्यू पाउंड्स, फ्यू डॉलर से बहुत ज़्यादा हैं। वी ऑलवेज सेल आवरसेल्व्स शॉर्ट। सो आई थिंक ही शुड barring any major faux pas, this should be an easy visit. बहुत शुक्रिया। घर साहिबा में बता रही थी कि क्या मियाँ साहब को इस दौरे में करना चाहिए। बेहतर पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तान, और जाहिर है फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को खबरदार होने की ज़रूरत है। नंदीपुर का अभी तक मामला संभल नहीं रहा, एक और ऐसा मामला हो सकता है जो ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल में एक बड़ा स्कैंडल बन जाए। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। भारत में इंतहा पसंदी अपनी हदों को छू रही है। खेल, सियासत और सकाफत, भारत हर मैदान में पाकिस्तान का सामना करने से कतरा रहा है। कल के वाकयात आज अखबारों की सुर्खियां बने तो आज भारतीय इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना पाकिस्तानी अदाकारों माहिरा खान और फवाद खान के खिलाफ भी सामने आ गई। और इससे पहले गुलाम अली को जगजीत सिंह को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक प्रोग्राम में शिरकत करनी थी। वो शिवसेना की धमकियों के बाद भारत नहीं गए। 11 अक्टूबर को पाकिस्तान म्यूजिकल ग्रुप मिकाल हसन बैंड का अहमदाबाद में प्रोग्राम मंसूख हुआ। वाज़ेह रहे कि मिकाल हसन बैंड में 3 भारतीय अरकान भी शामिल हैं। गुलाम अली भारत में कॉन्सर्ट की जगह पर नहीं गए और उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। शिवसेना की नफरत माहिरा खान और फवाद खान के लिए भी सामने आ गई है। दूसरी तरफ शहरियार खान ने बड़ी मायूसी का इजहार किया। गए थे कि पाकिस्तान और इंडिया की किसी तरह क्रिकेट सीरीज हो जाए। आज जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो कितने मायूस थे, जरा देखिए। I am now going home because it is very clear that there are pressures here that are preventing the BCCI from taking a particular position vis-a-vis the series. So I'm going home and there are no more meetings. घर जा रहा हूँ, और बड़े मायूस थे। ये कह रहे थे भारत में ये नफरत सिर्फ पाकिस्तानियों, मुसलमानों, कश्मीरियों या फिर अकलियतों के खिलाफ नहीं, बल्कि अब खुद भारत में रहने वाले हिंदू भी इससे महफूज नहीं हैं। आज निचली जात के हम मजहब लोगों को जिंदा जला दिया गया। इन तमाम वाकयात के बाद भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी खामोश हैं, कंडेम नहीं कर रहे। वो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वजीर आजम तो कहते हैं, लेकिन भारत में जो इंतहा पसंदी सामने आ रही है, भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी खामोश है। इस खामोशी पर अब भारतीय ओपोजिशन आवाज उठा रही है। वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है जो आज एक बार फिर भारत में हुआ। सिखों, मुसलमानों के बाद अब ये मोदी की हुकूमत में खुद हिंदू भी महफूज नहीं रहे और इन पर आफत आई। और लेकिन निचली जात के भारत में हिंदू इंतहा पसंदों ने सिर्फ मुसलमानों का अरसा हयात तंग नहीं कर रखा, बल्कि निचली जात के हम मजहब लोगों का जीना भी दो भर कर रखा है। आज क्या हुआ ये जरा खुद देखिए। मेरे बच्चे जल गए, वो तरफ तेरी है, उन्हें दे दो लाके, मैं आपसे कभी भी कुछ ना मांगूंगा। कोई कह रहे थे कि हमारे वंश को खत्म कर देंगे तो मैं गांव में नहीं छोड़ेंगे, मैं गांव में ना जाऊंगा कभी भी, मेरे बच्चों को दे दो। मैं इस कौन लोग थे? राजपूत जाति के निचली जात के हिंदू और इनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया। भारत में ये सब जो हो रहा है वो क्यों ना हो, क्यों ना शिवसेना खुली दहशतगर्दी करे, क्यों ना सरेआम लोगों को कत्ल कर दिया जाए, क्यों ना मुसलमानों का जीना हराम कर दिया जाए, और क्यों ना शिवसेना पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार इस तरह करे। ये सब तो होगा जब भारत का वजीर आजम इंतहा पसंद
नरेंद्र मोदी होगा। पिछले एक माह से भारत में जो गुंडागर्दी हो रही है, मोदी तो इस पर खामोश हैं, लेकिन अब भारतीय ओपोजिशन बोल रही है और इस बात का इजहार कर रही है। भारतीय सिविल सोसाइटी बोल रही है, इस बात का इजहार कर रही है। भारत के मुख्तलिफ एक्टर्स बोल रहे हैं, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, लेकिन अगर खामोश हैं तो नरेंद्र मोदी खामोश हैं। और जाहिर है जब वजीर आजम खामोश होगा, कंडेम नहीं करेगा, तो शिवसेना जैसी तंजीमों को मौका मिलेगा कि इन तमाम इश्यूज पर इस तरीके से कार्रवाइयां करे और सबके खिलाफ दहशतगर्दी करे। और प्रोग्राम के आखिर में बात हो जाए, वजीर आजम नवाज शरीफ ने अब से कुछ दिन पहले 9 अक्टूबर को पंजाब हुकूमत के 1200 मेगावाट के भिक्की एनर्जी प्लांट का इफ्तिताह किया था और उस इफ्तिताह में क्या कहा था वो देखिए, फिर बताएंगे कि ऐसा ना हो कि मियां साहब एक मुस्तकबिल का नया बड़ा स्कैंडल बना रहे हो। जरा देखिए क्या कह रहे थे। उल्टी गंगा जब बहती है उस वक्त तो जो है वो सवाल जो है ना वो उल्टे ही होते हैं, लेकिन आज अगर सीधी गंगा कर दी गई तो कम से कम आज तो सीधा सवाल होना चाहिए। अल्लाह के फजल करम से कौम के सामने ऐलान कर रहे हैं कि 95 अरब के प्रोजेक्ट को आज 55 अरब के अंदर हम जो है वो लगा रहे हैं। मियां साहब इतना बड़ा दावा कर रहे थे कि 95 अरब रुपए के प्रोजेक्ट को 55 अरब रुपए में लगा रहे हैं, मगर क्यों कर रहे थे ये मियां साहब ने नहीं बताया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भिक्की एनर्जी प्लांट के तामीर करने वाली कंपनी कायद-ए-आज़म थर्मल पावर ने प्लांट के लिए जिन गैस टरबाइनों का ऑर्डर दिया है, इनका वजूद सिर्फ कागजों में है। उन्हें अब तक टेस्ट नहीं किया जा सका। कोई मुल्क नहीं है जहां ये टरबाइन लगे हों। ये टरबाइन पहली दफा भिक्की प्लांट में इस्तेमाल होंगे, यानी हुकूमत पंजाब ने एक और मंसूबे को तजर्बे की नजर किया है। नंदीपुर पावर प्लांट की मिसाल कम नहीं थी कि माहिरीन अब बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या हुआ कि एक इतनी बड़ी कंपनी को इतना बड़ा प्लांट टेस्ट किए बगैर कीमत और इसकी कारकर्दगी का तयन कैसे हो सकता है कि ये जबरदस्त कारकर्दगी करेगा। अगर 95 नहीं 55 अरब रुपए में हासिल होगा तो जबरदस्त परफॉर्म करेगा, एफिशिएंसी बड़ी अच्छी होगी, ये कंपनी डिलीवर करेगी और ये प्लांट चल जाएगा। पाकिस्तान इस तरीके की मशीनों का तजर्बा गा बन रहा है। वजीर आजम के मुशीर बराए उमूर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने इस तजर्बे के दिफा में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत के पास दो ही रास्ते हैं, या तो साबितशुदा टेक्नोलॉजी ज़्यादा कीमत में खरीदें या फिर नई और बेहतर कारकर्दगी की हामिल टेक्नोलॉजी की जानिब देखें। रिस्क तो लेना ही पड़ता है। बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि लागत कम करने के लिए हुकूमत एक और मंसूबे को नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। रिस्क है, अगर कामयाब होता है 95 अरब का प्रोजेक्ट 55 अरब में बन जाएगा, मगर अगर नाकामी होती है तो टाइम ज़ाया होगा। बेशक कंपनी की तरफ से गारंटीज दी गई हों, मगर उस कंपनी की तजर्बागाह पाकिस्तान बनेगा। इन शदीद एनर्जी क्राइसिस में पाकिस्तान ये तजर्बागाह बन जाएगा। किसी और मुल्क ने ये टेक्नोलॉजी नहीं ली, इस कंपनी की ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ट्राई करेगा। मियां साहब 40 अरब रुपए में कम में प्रोजेक्ट बनाने का क्रेडिट तो ले रहे थे, मगर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं उसकी वजह नहीं बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। जा दीजिए, अल्लाह हाफिज। जियो न्यूज़ क्लॉक के लिए ताउन किया है